What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 17 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे बच्चों हमें मेनली डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जैसे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं और हमारा पूरा ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बिना समय को व्यर्थ करे आइए जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, कंप्लीट कर देंगे और मैक्रो फिर ऑलमोस्ट खत्म है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चीजें समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करेंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इक्विलिब्रियम, ये कीन्स ने दिया है, ठीक है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वैसे तो आप माइक्रो में भी इक्विलिब्रियम पढ़ते हो। इक्विलिब्रियम एक जनरल वर्ड है, इक्विलिब्रियम को हम साइंस में भी कई जगह देखते हैं। ये वर्ड ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम बेस्ड है, सब जगह हमें देखने को मिलता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर पोजीशन ऑफ नो चेंज। स्टेट ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ नो चेंज। तो व्हाट इज अ इक्विलिब्रियम? जब भी मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा ना बच्चों, तो इक्विलिब्रियम वो है जहां पे इकोनॉमी में, हमने क्लास 11 माइक्रो में भी पढ़ा था। माइक्रो में देखो आप क्या देखते थे कि भैया जहां पे कंज्यूमर खुश यानी कि डिमांड, क्योंकि डिमांड ही तो करता है कंज्यूमर, जहां पे प्रोड्यूसर खुश यानी कि सप्लाई, जहां पे दोनों ही खुश हैं इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम कहां पे है? जहां पे इकोनॉमी में कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स दोनों खुश हैं, राइट। अभी हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्रो। अब मैक्रो में हम क्या बोलेंगे? मैक्रो में हम बोलेंगे कि डिमांड तो है नहीं यहां पे तो क्या है? एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई भी नहीं है यहां पे क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। तो कीन्स ने बोला कि मैं एक थियरी दूंगा जिसका नाम होगा कीनीजियन थियरी। इसको कीनीजियन क्यों बोला गया? क्योंकि ये कीन्स ने दी। दिस थियरी इज गिवन बाय प्रोफेसर जेएम कीन्स, ठीक है। तो इसकी थियरी को बोला गया कीनीजियन थियरी। कीन्स ने बोला कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे एएस और एडी बराबर होंगे, तो ये आपका इक्विलिब्रियम बनेगा। तो जहां पे बच्चों एडी बराबर एएस होगा ना, वो इक्विलिब्रियम है। दिस इज इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम है? क्योंकि यहां पे जितने भी लोग कंज्यूमर्स हैं वो भी खुश हैं और जितने भी लोग प्रोड्यूसर्स हैं वो भी खुश हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में बिल्कुल भी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड नहीं है, ना डिमांड ज्यादा है ना डिमांड कम है, सब खुश है। तो हमने यहां पे देखा कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे एडी बराबर एएस होता है। अब बच्चों एडी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सी प्लस आई। एएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सी प्लस एस। सी से सी कट कर दूं तो आई बराबर एस। तो हमारे पास दो अप्रोच हो गई। कौन कौन सी दो अप्रोच हो गई बच्चों इक्विलिब्रियम ढूंढने की? एक तो हो गई एडी एएस अप्रोच, दूसरी हो गई एसआई अप्रोच। तो अगर हमें एग्जाम में डिफाइन करना हो कि इक्विलिब्रियम कहां पे है, तो हम बोलेंगे भाई दो सिचुएशन पे हो सकता है, या तो एडी बराबर एएस या एस बराबर आई। सर इसका टेबल कैसे बनेगा? आओ जरा टेबल दिखा दूं मैं आपको एक बार। टेबल किस तरीके से बनता है? हमारे पास इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। उसके बाद बच्चों हम लोग कंजम्पशन ले लेते हैं। कंजम्पशन कैसे कैसे आता है? 40, 120, 200, 280, 360, 440। ये बेटा हमारी कंजम्पशन हमने ली, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले लो। इन्वेस्टमेंट आपने वही 2020 ली हुई है। मैं तो पूरे चैप्टर में आपको बोला था कि एक ही टेबल यूज करूंगा, है ना। अब एडी कैसे निकलेगा बच्चों? एडी होता है सी प्लस आई और एएस कैसे होता है? सी प्लस एस। तो हम एक बार एस भी निकाल देते हैं, सेविंग्स भी निकाल देते हैं। इनकम 500 में से 440 खर्च हो गए तो 60, 400 में से 360 तो 40, 20, 0, -20, -40, ये ऐसा आ गया। अब देखो एडी निकालेंगे और एएस निकालेंगे। एडी कैसे निकलता है? सी प्लस आई। एएस कैसे निकलता है? सी प्लस एस। आओ जरा एडी चेक करो। सी प्लस आई 60, 140,
220, 300, 380, 460। देखो ये AD है और AS कैसे निकलेगा, C प्लस एस, इसको जोड़ दो 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये तो आपको पता ही है कि इनकम और AS एक ही होते हैं, है ना, इनकम और AS एक ही होते हैं बच्चों। अब यहां पे बेटा जी आप ध्यान से अगर देखो तो आपको एक कॉलम और बना लेना है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ना बच्चों इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों दिखाने होते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट लेवल और ले लेना 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये आप एम्प्लॉयमेंट लेवल और ले लेना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो चेक करो AD बराबर AS कहां पे आ रहे हैं, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे देखो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चों तो यहां पे AD बराबर AS है 300 300, यहां पे S बराबर I है 20 20, और इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को ही 300 बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 30 पे बोलेंगे, राइट। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे AD बराबर AS हो या S बराबर I हो, या फिर अगर मैं ऊपर देखूं तो वो क्या है, AD ग्रेटर देन AS। इसी को बच्चों हम लोग एक्सेस डिमांड भी बोल देते हैं। और अगर मैं नीचे देखूं तो AD इज लेस देन AS, इसी को हम डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं। तो AD बराबर AS इज एक्सेस डिमांड, AD लेस देन AS इज डेफिशिएंट डिमांड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी ही सिचुएशंस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, बस एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा देख लेना। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। यहां से बच्चों अगर हम आगे चलें, अब हम एक बार चेक करके चलते हैं कि किताब में कौन कौन सी चीज कहां कहां पे कितनी कितनी दी हुई है, एक बार आप वो चेक करो। देखो जरा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन थियरी। अगर मैं कीनेसियन थियरी की बात करूं, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AD फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू AS। जब AD किसके बराबर हो, AS के बराबर हो, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे AD बराबर AS होगा। अब AD C प्लस I है, AS C प्लस S है, दोनों की कटिंग कर दो तो SI बन जाता है। तो या तो AD बराबर AS हो या S बराबर I हो। ठीक है, अब इधर देखो, अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर आर टू अप्रोचेस, दोनों हमने देख ली, ADS SI, ये आ गया। अब बच्चों ये बोल रहा है कि अगर आपको ये पढ़ना है तो कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा। क्या, नंबर 1 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं होगा, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स होंगे, यानी वही कंज्यूमर्स और फर्म्स होंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना है, 2020 लिया था, ये भी अजम्पशन है। तीसरा, प्राइस लेवल चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, क्योंकि फिर प्राइस की वजह से डिमांड सप्लाई चेंज होते हैं, तो उसको भी कांस्टेंट लेना है। चौथा, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं हम सब कुछ, किस में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों अगर एग्जाम में ADAS अप्रोच आएगा तो कैसे लिख के आओगे ताकि आपको पूरे 6 नंबर मिले, 6 नंबर में सवाल आता है। ठीक है, तो 6 मार्क के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर पे लिखना बच्चों मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे AD बराबर AS होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मीनिंग के साथ साथ AD को पूरा डिफाइन करो, यानी उसके कंपोनेंट्स, C प्लस I को पूरा डिफाइन करो, AS को पूरा डिफाइन करो, जिसके अंदर C प्लस S को पूरा डिफाइन करो। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे बच्चों एजम्पशंस लिखो कि इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। नंबर 4 पे टेबल बनाओ, ये वाला टेबल। नंबर 5 पे कर्व बनाओ, तब आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको पूरी अप्रोच लिखने को आ जाएगा तो 6 मार्क में सब कुछ लिख के आना, पहले मीनिंग, फिर उसको डिफाइन करना, फिर अजम्पशंस लिखना, फिर टेबल बनाना, फिर कर्व बनाना और पूरा परफेक्ट कर देना। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, जहां पे AD बराबर AS होंगे। फिर AD के 2 कंपोनेंट C क्या है, I क्या है, सब पढ़ के आ चुके हो पीछे तुम लोग, कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, पढ़ लिया। फिर AS क्या है, C प्लस S का कर्व होता है, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देन टेबल बनाएंगे, टेबल मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं, वही सेम, मतलब आपको ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 40 लिया है, लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग 2020 जो चैप्टर में बनाई है वही लेके चलना, सेम टेबल लेके चलना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों
हम बोल देंगे कि एडी कर्व हमें डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बता रहा है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम, राइट। तो देखो जहां पे भी एडी बराबर एएस होंगे पॉइंट ई पे, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोल देंगे। यहां पे क्या है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, E is the equilibrium point because at this point the level of spending and investment exactly equal to level of output। ठीक है बच्चों, OY equilibrium level of output आ जाएगा। सर OY क्या है, देखो ये इक्विलिब्रियम के नीचे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आउटपुट है इक्विलिब्रियम, इस पे इनकम कितनी है 400 करोड़ इस टेबल के हिसाब से। देखो यहाँ पे इनकम 400 है, जो मैंने आपको टेबल बनाई थी वहां पे 300 करोड़ था। ठीक है, पूरा लिखना है ये। और इस सिचुएशन को जहां पे एडी बराबर एएस होते हैं बच्चों, इस सिचुएशन को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब जितनी डिमांड हो रही है उसको हम फुलफिल भी कर पा रहे हैं, तो इस डिमांड को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, राइट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इट इज दैट लेवल ऑफ एडी विच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू एएस। बढ़िया हो गया सर ये तो। अब बच्चों हमारे पास दो सिचुएशंस बनती हैं, अगर एडी ज्यादा हो तो क्या होगा, एडी कम हो तो क्या होगा। देखो बच्चों, अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए ये तो क्या होगा, एडी लेस देन एएस हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, आओ जरा आपको मैं इसका एग्जैक्ट वो समझा दूं अच्छे से क्या क्या इंपैक्ट आएगा। देखो बच्चों, अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो जाता है यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जितना जितना हमने सोचा था कि इतना इतना हम स्टोर करेंगे वो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो एडी ग्रेटर देन एएस होने से मेरा जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो फॉल कर जाएगा। मेरा प्लान्ड इन्वेंट्री क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, यानी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा डिमांड आ गई तो इन्वेंट्री कम हो जाएगा। तो अगली बार मुझे सही करने के लिए, यानी इस इन्वेंट्री को वापस से मेंटेन करने के लिए अगली बार प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, मुझे देखना पड़ेगा। और अगर मैं इधर देखूं कि इतनी डिमांड ही नहीं हुई, अगर इतनी डिमांड ही नहीं हो रही बच्चों, तो फिर जो मेरा प्लान्ड इन्वेंट्री है वो राइज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। अब इन्वेंट्री बढ़ने से क्या होता है बच्चों, सोचो जरा, इन्वेंट्री बढ़ने से क्या होगा। एक तो था मेरा इन्वेंट्री गिर गया और एक है मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया। अब इन्वेंट्री अगर बढ़ गया तो मेरे पास बहुत सारा माल ऑलरेडी बचा हुआ है, बहुत सारा माल ऑलरेडी बचा हुआ है, तो जो मेरा आउटपुट है यानी जो प्रोडक्शन है उसको मैं कम करूंगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, यानी यहां से हम ऊपर की तरफ चलेंगे। देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है और ओवरऑल आउटपुट भी कम हो रहा है, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ऊपर की तरफ कब तक चलेंगे, जब तक एडी बराबर एएस पे नहीं पहुंच जाते, राइट। और अगर आप इधर देखो तो मेरा प्लान्ड इन्वेंट्री कम है, मेरा जो स्टॉक है वो कम है, तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा और आउटपुट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अब देखो एम्प्लॉयमेंट भी आगे की तरफ चल रहा हूं मैं, और पहुंचना कहां है मुझे, जहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए रिसोर्सेज का, इफेक्टिव डिमांड हो जाए, है ना। तो यहां भी कब तक चलेंगे, जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती, यहां भी कब तक चलेंगे, जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती। पहुंचना यही है अल्टीमेटली, है ना। तो अगर एडी ग्रेटर देन एएस है बच्चों, यानी डिमांड ज्यादा है, तो इन्वेंट्री कम रह जाएगा। सही करने के लिए आउटपुट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। वहीं पे अगर एडी लेस देन एएस है, एडी लेस देन एएस का मतलब इन्वेंट्री ज्यादा है, डिमांड हो ही नहीं रही इतनी, इस सिचुएशन में आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। देखो अगर एडी लेस देन एएस हो, अगर एडी लेस देन एएस है, इट मीन्स फर्म्स और कंज्यूमर्स कम खरीद रहे हैं जितना हमने सोचा था, तो एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, माल बचा हुआ है, तो आगे से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, जब तक वो स्टॉक क्लियर नहीं हो जाता, राइट। और अगर उल्टा हो, एडी ग्रेटर देन एएस हो, इसका मतलब अगर एडी मोर देन एएस है तो इसका मतलब है कि फर्म्स और कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगली बार
प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। द प्लान्ड इन्वेंट्री विल फॉल, इन्वेंट्री गिर जाएगी। अब इन्वेंट्री को सही करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाओ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। परफेक्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास SI अप्रोच। सर SI अप्रोच में क्या करेंगे? SI अप्रोच भी बिल्कुल सिंपल ऐसा ही है बच्चों, मैंने अभी आपको टेबल बताई ना, सेम वही चलेगी। बस इसमें क्या बोलोगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मीनिंग से शुरू करना, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे S बराबर I होता है। सही है। फिर उसके बाद S को डिफाइन करना, I को डिफाइन करना कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। फिर अजम्पशंस, टेबल और कर्व। अब सर SI अप्रोच में कर्व कैसा बनेगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कर्व कैसा बनेगा? आओ एक बार कर्व सीख लो। ये AS है, ये AD है, ये इक्विलिब्रियम है। AS आ गया, AD आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अगर हम अब नीचे चलें, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां पे एक लाइन खींचनी है, क्योंकि सेविंग तो नेगेटिव से शुरू होता है, और ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो देखो S बराबर I, S बराबर I यहाँ पे है और AD बराबर AS यहाँ पे है। तो इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि S बराबर I है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि AD बराबर AS है यहाँ पे। तो AD बराबर AS से इक्विलिब्रियम ढूंढ लो या S बराबर I से इक्विलिब्रियम ढूंढ लो, एक ही बात है। इधर आएगा इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इधर हमने AD लिया, इधर हमने S और I लिया। परफेक्ट, सही हो गया बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, क्या बात है। ये हमारी टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। वही टेबल है बच्चों। अब इसमें भी दो सिचुएशन बनेगी, अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है या सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। देखो इसमें भी यही बनेगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अब आपको AD/AS को भूल जाना है। फिलहाल आपको AD/AS को भूल जाना है और S और I को देखना है बस। स्क्रीनशॉट तो लिया ही हुआ है आपने, मैं ये हटा रहा हूं। अब देखो बच्चों, ये आ गया, देखो ये आ गया। अब देखो दिस इज इक्विलिब्रियम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट है। अब अगर मैं इसके ऊपर चलूं और इसके नीचे चलूं तो ध्यान से देखो, नीचे क्या है? S इज ग्रेटर देन I, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है? S इज लेस देन I, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, राइट। तो अब आप सोचो बच्चों, अगर सेविंग ग्रेटर है, सेविंग ग्रेटर होने का मतलब होता है कि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं। सेव ज्यादा करने का मतलब है कि खर्चा कम कर रहे हैं। अगर खर्चा कम कर रहे हैं तो माल हमारा उतना बिक नहीं रहा। इसका मतलब फिर से वही बात है कि प्लान्ड इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, क्योंकि माल बिक नहीं रहा तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक को क्लियर करने के लिए मैं अगली बार क्या करूंगा? आउटपुट कम करूंगा कि भैया पहले तो पहले वाला माल बेचूं, और एम्प्लॉयमेंट भी कम करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई साहब माल कम बेचूं और एम्प्लॉयमेंट को भी कम से कम करूं, है ना भाई। जब माल मैं बना ही नहीं रहा तो मैं काम कहां से दूंगा लोगों को? एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। परफेक्ट, ओके। अब इधर देखो, अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि लोग सेव कम कर रहे हैं। सेव कम कर रहे हैं इसका मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो बच्चों अगर डिमांड ज्यादा है उससे क्या होगा? इन्वेंट्री गिर जाएगा। इन्वेंट्री गिरना है तो आगे पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बच्चों तो यही लिखना है आपको, सेम है ना, बात वही है, बस अप्रोच अलग अलग है। एक AD/AS है, एक SI है, ठीक है। लो बच्चों स्क्रीनशॉट। फिर से वही टेबल, आप देखो पूरा इसने डिफाइन करा कि इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है ऑटोनॉमस नेचर की वजह से, सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? पॉइंट E पे, जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। OY इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है और इक्विलिब्रियम कहां पे है? 40 करोड़ पे। परफेक्ट, ओके बच्चों, डन सर। अब सर अगर S लेस देन I हुआ तो क्या? S ग्रेटर देन I हुआ तो क्या?
बच्चों पढ़ ही लिया हमने, अगर सेविंग लेस हो रही है इसका मतलब है कि हाउस होल्ड खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन्वेंट्री गिर जाएगा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाओ। उसके साथ साथ कब तक चलता रहेगा, जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। इधर चलूँ अगर, तो फिर उसका अपोजिट, अगर सेविंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, प्लांट इन्वेंट्री विल राइज। फिर क्लियर करने के लिए मुझे अगली बार पहले वाला माल बेचना है तो मैं आउटपुट कम करूंगा। ठीक है, परफेक्ट सर, क्या बात है। अब इक्विलिब्रियम में बेटा 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। आ जाओ भाई, हम फटाफट से एक बार ये तीनों देख लें और हमारा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या है बच्चों इसके अंदर, 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों बहुत ही आसान से हैं। ठीक है, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो पहले तो यही चलता था, सही है, मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे ना, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स तो यही बोलते थे कि इक्विलिब्रियम एक ही हो सकता है। कौन सा, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, जहां पे एएस किसके बराबर होगा, एडी के बराबर होगा। तो जहां पे एडी बराबर एएस होगा इसको हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, राइट। और इस इक्विलिब्रियम को भी मैं क्या बोलूंगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने भी ऐसे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम मिल भी रहा है, तो हम मानेंगे इस लेवल ऑफ आउटपुट पे, इस लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जितने लोग काम ढूंढ रहे थे उनको मिल भी रहा है। ठीक है, अब एक कौन सा होता है बच्चों, ये तो है हमारे पास एएस, ये है हमारे पास एडी, यहां पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है इकोनॉमी में कि डिमांड ज्यादा है, जरूर जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा डिमांड आ रही है भाई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई है ना। अब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही है, अब जब डिमांड बच्चों ज्यादा आएगी, ये एक्चुअल है जो अभी चल रहा है। अब सोचो बच्चों, अगर डिमांड ज्यादा आएगी तो क्या उस डिमांड को पूरा करने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड से ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना तो ये ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया है तो उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां से लाऊंगा भाई, मैं नहीं ला सकता। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं देखूं कि कभी कभी डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा भी काम करना पड़ेगा ना, फुल से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। 8 घंटे की शिफ्ट है तो 9 की, 10 की, 11, 12 की भी लगानी पड़ेगी। फिलहाल एग्जाम डेज में मैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे हूं कि जितना मेरी कैपेबिलिटीज है उससे ज्यादा काम कर रहा हूं। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट था, ये हमारे पास ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगा। ठीक है, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बच्चों ना, खुद सोचो आप। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट तब होती है जब इतना काम ही ना हो। एएस एडी ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि भैया लोगों को इतना काम ही नहीं है, लोगों को इतना काम ही नहीं है कि उनको फुल टाइम काम दे सकें। तो क्या वो अंडर एम्प्लॉयड हो जाएंगे। अंडर एम्प्लॉयड कब होते हैं, जब डिमांड ही ना हो। तो डिमांड को कम करेंगे, इस बार डिमांड को कम करेंगे। दिस इज AD1, ये एक्चुअल है। ठीक है, अब सोचो बच्चों, तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और ये जो इक्विलिब्रियम आया ये वाला, ये E1, यहां पे देखो AD बराबर AS जो है वो नीचे है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये कौन सा है, ये है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, आपको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखो
सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट देख लो। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, वही कर्व बनाओ, OQ लेवल पे बोलूंगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे एडी कम है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, यानी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली यहां पे एडी डिमांड कम है तो फुल यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट। और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलोगे बच्चों? जब एडी ऊपर आ जाएगा। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सही हो गया, परफेक्ट है, सही है सर, ये भी सॉर्टेड है। अब बोल रहा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस बन जाएंगी। इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, सीधी सीधी सी बात है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कब हो रहा है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखो ये क्या बोल रहा है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिग्निफाइज कि एडी इक्वल टू एएस है लेकिन हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे। रियलिटी में एक्चुअल आउटपुट ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने आपको ये बताया ना कि रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि ठीक है, तीन जगह इक्विलिब्रियम हो सकता है, बिलो यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ओवर फुल अगर होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों। जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई हम नहीं बढ़ा पाते तो क्या होता है? महंगाई बढ़ती है ना महंगाई, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है जी। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनेगा। सही है जी, स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी जल्दी से। डन सर। तो ये थी बच्चों हमारे पास दोनों अप्रोचेस। किस चीज की अप्रोच थी ये दोनों अप्रोच थी बच्चों इक्विलिब्रियम की। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? बच्चों बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था ना बैंकिंग में, क्रेडिट क्रिएशन, ऐसा ही ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक इकोनॉमी में जब कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उस इन्वेस्टमेंट से बच्चों बहुत सारी इनकम जनरेट हो जाती है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका मतलब है कि अगर मेरे शहर में, ऐसा एज्यूम कर लो आपका कोई भी शहर हो, ठीक है, अगर आपके शहर में सरकार ने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये, 1000 करोड़ रुपए डाले। कितने डाले? 1000 करोड़ रुपए। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे एमपीसी एज्यूम करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? एमपीसी में एज्यूम करूंगा। एमपीसी कितना ले लो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। ठीक है, मैं एमपीसी ले लेता हूं 0.8। एमपीसी कितना लेता हूं? 0.8, कि भैया जितना एडिशनल इनकम होती है उसका 0.8 हम स्पेंड करेंगे। ठीक है, अब सोचो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। जब 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई तो अल्टीमेटली वो पैसा कहां गया? इकोनॉमी में आया। मेरे शहर में गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए डाले, वो कहां आए बच्चों? सोचो, आए तो शहर में ही ना, जिसको पैसा जाना है वहां जाएगा। तो एक बार 1000 करोड़ रुपए की इनकम हो गई मेरे शहर में। इसका मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतनी तो इनकम होनी ही होनी है। 1000 करोड़ की इनकम हो गई। अब हमने एमपीसी माना हुआ है 0.8। एमपीसी 0.8 का मतलब है बच्चों कि यहां पे 1000 करोड़ का 0.8%, यानी 800 करोड़ रुपए स्पेंड होंगे, 200 करोड़ की सेविंग हो जाएगी। भाई 800 खर्चा होगा, 200 करोड़ की सेविंग हो जाएगी। अब सोचो जो 800 करोड़ खर्च हुए, क्या ये घूम के वापस से इकोनॉमी में ही आएंगे? भाई 800 करोड़ खर्च करे, सरकार ने 1000 करोड़ डाले, एक बार तो 1000 करोड़ की इनकम हुई, फिर 800 करोड़ खर्च होगा, क्योंकि एमपीसी 0.8 एज्यूम किया हुआ है मैंने। ये आप कुछ भी ले सकते हो, 0.7, 0.9 कुछ भी ले सकते हो बच्चों। तो सपोज करो कि 1000 में एमपीसी अगर 0.8 है तो 800 करोड़ खर्च हुए। अब ये जो खर्च हुए फिर किसी ना किसी के खाते में आए, तो कहीं ना कहीं ये घूम के
वापस से 800 करोड़ की इनकम हो गई किसी ना किसी की। भाई आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं फर्दर किसी को दे रहा हूँ, वो फर्दर किसी को दे रहा है, वो फर्दर किसी को दे रहा है, पैसा रुक थोड़ी ना रहा है। तो 800 करोड़ से फिर 0.8 640 160 सेव होंगे, है ना। 640 फिर किसी ना किसी की इनकम हो गई, फिर से किसी ना किसी की इनकम हो गई ना बच्चों। अब 640 में फिर 128 की सेविंग्स, 512 फिर कंज्यूम होंगे, 512 फिर किसी ना किसी की। तो क्या ऐसे करते करते ये टेबल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना। बट कहीं आके तो खत्म होगी सर, कहीं आके तो खत्म होगी। ये कहाँ आके खत्म होगी बच्चों, जब जितना आपका पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट था वो किसके बराबर हो जाएगा, सेविंग्स के। 1000 करोड़ की यहाँ पे सेविंग्स हो जाएंगी, ठीक है। अब 1000 करोड़ की अगर सेविंग्स हो गई, इसका मतलब 4000 करोड़ यहाँ पे ये खर्चा होगा, और टोटल इनकम कितनी होगी, 5000 करोड़। टोटल इनकम कितनी होगी, 5000 करोड़ की। तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट से कितना, इन्वेस्टमेंट अगर करी 1000 करोड़ की, इनकम कितनी हुई 5000 करोड़, तो ये आ गया 5 टाइम्स। इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या है, जितना इन्वेस्ट किया, कितना 1000 करोड़। डेल्टा वाई क्या है, जितनी इनकम हुई, कितनी 5000 करोड़। आंसर आ गया 5 टाइम्स, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उससे कितनी इनकम हो रही है, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। के से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी की 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, देखो 5 टाइम्स। ये भी एक ही बात है ना। और 1 माइनस एमपीसी को क्या मैं एमपीएस भी बोल सकता हूं, 1/MPS, 1/0.2, ये भी 5 टाइम्स आ रहा। तो आप अगर के में देखो तो एक तो हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा हो गया 1/1 माइनस एमपीसी, तीसरा हो गया 1/MPS, ठीक है। ये बच्चों आपको के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, सही है। अब बच्चों एक सवाल इसमें ये आ जाता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सवाल हमारे पास इसमें ये आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर लूँ कि भैया के की जो वैल्यू है, अगर मैं MPC की वैल्यू 0.8 लेता हूँ तो के की वैल्यू कितनी आती है, 5 टाइम्स। के की वैल्यू कितनी आती है, 5 टाइम्स। अगर मैं MPC की वैल्यू 0.5 लेता हूँ, अगर मैं MPC की वैल्यू 0.5 लेता हूँ तो फिर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 टाइम्स। करके देखो, 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, 2 टाइम्स आ जाएगी ना, देखो, है ना। इसका मतलब बच्चों अगर मैं MPC को कम कर देता हूं तो के भी कम हो जाता है। देखो MPC अगर कम करा तो के भी कम हो गया। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या रिलेशनशिप होता है के और MPC का, तो आप बोलोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या रिलेशनशिप होता है के और MPS का, के और MPS का क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब होता है वो उल्टा होता है। देखो वो फॉर्मूला में ही पता लग रहा है। MPS अगर 0.8 ये है तो ये 0.2 है, तो ये के तो 5 ही आएगा। यहां पे MPS कितना, 0.5। देखो MPS 0.2 से बढ़ के 0.5 हो गया, यानी कि MPS बढ़ाया तो K 5 से 2 हो गया, K कम हो गया, है ना। तो K और MPS में इनवर्स रिलेशन होता है बच्चों, K और MPC में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। इसके बाद लास्ट हमारे से क्वेश्चन पूछ लेता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है K की। तो देखो बच्चों, ये तो K तो MPC के ऊपर डिपेंड करता है। MPC की मिनिमम और मैक्सिमम क्या है,
MPC तो 0 और 1 के बीच में घूमता रहता है, 0 और 1 के बीच में घूमता है ना। तो अगर MPC 1 है या MPC 0 है तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, 1/1 यानी 1, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1, 1/0 इसका मतलब इनफाइनाइट। यानी कि K का जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो तो 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू बेटा इन्फिनिटी हो सकता है। भाई पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कॉमन सेंस क्या बोल रहा था, जब मैंने 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे तो 1000 की तो इनकम होगी ना यार, 500 करोड़ इन्वेस्ट करे तो 500 की इनकम तो होनी है ना, 600 करोड़ इन्वेस्ट करे तो 600 की तो इनकम होनी है ना। तो वन टाइम तो होगा ही होगा, कितनी ज्यादा हो जाए उसका कोई हिसाब नहीं, इनफाइनाइट हो सकती है। तो हमारे पास K का जो वैल्यू है वो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी हो सकता है। सॉर्टेड सर, हो गया क्या? यस बच्चों, डन। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम बढ़ेगी उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपने 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और 16000 करोड़ की इनकम हो गई तो 4 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लायर एंड MPC मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीप्लायर और MPC में कैसा रिलेशनशिप हो जाता है। अगर हाई MPC है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, लो MPC है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू लो होगी, बस इतना आपको पता होना चाहिए। MPC में इनवर्स चलता है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC, इनवर्सली रिलेटेड टू MPS। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। ये भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की बच्चों अगर हम बात करें तो फिर से वही है कि K जो है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I होता है, या फिर 1/1 माइनस MPC या फिर 1/MPS। वर्किंग जो बेस्ड है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम, वही वाली बात, एक की जेब से पैसा जाएगा तो किसी ना किसी की जेब में आएगा, सही। तो जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है तो इनकम बढ़ती है कई गुना, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लायर। एक टेबल हो गया बच्चों ये। अब इस टेबल में MPC को 0.9 एज्यूम करा है, यहां पे क्या एज्यूम करा है? 0.9। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, 100 की इनकम हुई, 0.9 है तो 90 का खर्चा, 10 की सेविंग। ये खर्चा फिर घूम के इधर आ गया 90, फिर 90 का 10%, 9 सेव होगा, इतना खर्चा होगा। तो ऐसे चलता रहेगा और चलते चलते 100 करोड़ कितने बन जाएंगे? 1000 करोड़ बन जाएंगे। सर आपको कैसे पता लगा ये 1000 ही बनेंगे? बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है ना पहले से, हमारे पास फॉर्मूला है पहले से। क्या फॉर्मूला है? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, 10 टाइम्स। 100 को 1000 बना दिया, 10 गुना हो गया ना बच्चों। मुझे पहले से पता था कि 10 टाइम्स ही आएगा क्योंकि MPC 0.9 हमने एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पे हमने MPC 0.9 एज्यूम किया हुआ है बच्चों। मैंने अपने में 0.8 लिया था तो वहां पे देखा था 5 टाइम्स आया था, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सर अगर डायग्राम बनाने को आ गया तो फिर मैं क्या करने वाला हूं? अगर डायग्राम बनाने को आया तो फिर मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो अगर डायग्राम बनाने को आया तो आप सबसे पहले तो एक AD और AS बना देना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना, आप AD और AS बनाना। लाओ फ्रेश पेज पे बना देता हूं। सबसे पहले तो आप एक AD और AS बना देना। देखो ये है आपके पास AS, ये है आपके पास AD, ठीक है। अब AD क्या होता है? C+I। अगर बच्चों इकोनॉमी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और हो जाए, यानी C+I प्लस डेल्टा I हो जाए, तो AD बढ़ जाएगा ना ओवरऑल। AD ऊपर की तरफ जाएगा, AD1, ये आ जाएगा C+I प्लस डेल्टा I। अगर ऐसा हो जाए बच्चों तो आप बड़े ध्यान से देखो, पहले इनकम ये थी, अब इनकम ये है। तो देखो ये हमारे पास क्या है? ये है चेंज इन इनकम, राइट।
और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज आया, यही तो मल्टीप्लायर है ना। देखो कितना इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज आया, इसी को हम मल्टीप्लायर बोल देते हैं। दिस इज इट बच्चों जी, दिस इज इट, खत्म। एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, ये हम अगली क्लास में करने वाले हैं। समाप्त है हमारा पूरा चैप्टर नंबर 8। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलता हूं मैं आपको कल, खत्म करेंगे मैक्रो को और इंडियन इको को भी शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।